हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रजत कांत। और रजत सर जो हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है एमसीडी में स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे। अब स्पेशल एजुकेशन की भर्ती, एलिजिबिलिटी और कैसा जॉब का नेचर होता है, वो सारी बातें रजत हमारे साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू रजत, सबसे पहले आने के लिए। वेलकम मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है और मैं स्पेशल एजुकेटर एमसीडी प्राइमरी में सेलेक्टेड हूँ 32/21 पोस्ट कोड से। तो रजत, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि एलिजिबिलिटी क्या थी, मतलब कि प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर स्पेशल एजुकेटर लगने के लिए आपने क्या कोर्स किया और कहाँ से किया? मैम इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको 12th के बाद डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन में। जनरल का डिप्लोमा अलग होता है, स्पेशल का डिप्लोमा अलग होता है। उसके लिए आप स्पेशल में आप डिप्लोमा कई उसमें कर सकते हो स्ट्रीम्स में, जैसे कि आईटीडी है और एचआई है, वीआई है। अलग अलग स्ट्रीम्स में आप डिप्लोमा कर सकते हो। एचआई मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट है, आईडीडी जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है। इस तरह के कई तरह के डिप्लोमा होते हैं, आप इनमें से किसी में भी डिप्लोमा कर सकते हो स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए। जो वैकेंसी निकलती है दिल्ली में, उसमें आप किसी भी उसमें एलिजिबल हो सकते हो। आपने किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा करा है, इसमें कंबाइंड वैकेंसी निकलती है कि आप किसी भी तरीके से कोई से भी आपने डिप्लोमा करा है, आप उसमें लग सकते हो। अच्छा, मतलब डिप्लोमा करके आप प्राथमिक के टीचर लग सकते हैं, माने कि डीएड स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो। और जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की भर्ती आई हुई है ना अभी, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बीएड स्पेशल? उसके लिए मैम आपने या तो बीएड स्पेशल कर रखी हो या फिर आपने बीएड जनरल कर रखी हो और उसके साथ 2 साल का जो डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन का, अगर आपने वो भी कर रखा है उसके साथ, तो आप एलिजिबल रहते हो उसके लिए। और आपको सीटेट लेवल 2 चाहिए होता है। और प्राथमिक के लिए सीटेड लेवल 1 किया था आपने? यस मैम, सीटेट लेवल 1 चाहिए होता है पीआरटी बनने के लिए स्पेशल में। अब जैसे मैं आपको इनका दिखा सकती हूँ, ये इनका एमसीडी का अपॉइंटमेंट लेटर है। 32/21 पोस्ट कोड में मतलब इनका सिलेक्शन हुआ। और मैं इन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगी, भर्ती कब आई, पेपर कब हुआ और ज्वाइनिंग कब हुई? क्योंकि DSSB के बारे में आप सभी जानते हैं, तो इनके ज़माने ही सुनते हैं कि इनको पहली तनख्वाह मिलने में कितना समय लग गया। ये वैकेंसी आई थी 2021 में, मई चल रहा था। और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था ये सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो गया था। और मेरी जॉइनिंग ये 2021 की बात है और मेरी जॉइनिंग अभी 9 जनवरी 2023 में आई है। अब हम जानना चाहेंगे रजत आपसे कि आपने इसकी तैयारी कैसे की, पार्ट ए पार्ट बी कहाँ से तैयार किया, वो सारा आप डिटेल में हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताएं। आपसे जानकर इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और उसके साथ में मैंने टीचिंग का डिप्लोमा करा था अपना, डीएड स्पेशल एजुकेशन। मैं आईडी से हूँ और मैंने उसमें डिप्लोमा करा था, साथ साथ में मेरी एसएससी की तैयारी चल रही थी। तो डिप्लोमा करने के बाद मैंने अपना सीटेट करा। तो जो मेरा जनरल पार्ट होता है डीएसएसबी में, जैसे कि 2 पार्ट आते हैं। एक आपका जनरल पार्ट आता है जिसमें जनरल पेपर आता है, और एक सब्जेक्ट कंसर्न आता है आपका। 100 नंबर का जनरल पार्ट आता है और 100 नंबर का ही आपका सब्जेक्ट कंसर्न आता है। तो जनरल पार्ट की तैयारी मेरी, तो क्योंकि मैं एसएससी की कोचिंग कर रहा था और एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो मेरा जनरल पार्ट ठीक था पहले से ही। उसके लिए मेरे को ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जहाँ पार्ट 2 आ जाता है, वो डीएसएसबी में सबको पता है पार्ट 2 कैसे रहता है। उसका कुछ नहीं पता वो कहाँ से आएगा, क्या आएगा, किसी को कुछ नहीं कह सकता कोई भी। तो जनरल पार्ट के लिए तो मैंने एसएससी की उस पे बेस पे रखा था, और जनरल स्पेशल एजुकेशन के लिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर देखे थे और साथ में एक सरोहा की किताब आती है वो पढ़ा था। और सबसे जो देखा जाए, आरसीआई जो हमारा बोर्ड है, जो हमें रिकॉग्नाइज्ड करता है, आरसीआई का बोर्ड में कुछ मैनुअल्स आती हैं, आरसीआई की मैनुअल्स होती हैं। मैंने वो पढ़ी थी आरसीआई की मैनुअल्स। और एक किताब और मैंने पढ़ी थी जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, विक्टर किताब थी। सरोहा विक्टर पब्लिकेशन की आती है, उसमें डिसेबिलिटीज़ कवर्ड रहती है सारी। मैंने वो पढ़ी थी। और सरोहा की प्रीवियस ईयर की बुक आती है क्वेश्चन की, वो पढ़ी थी मैंने। तो एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है, तो सेक्शन वाइज ब्लॉक होता है कि आपको 20 क्वेश्चन करने के बाद आप रिविजिट नहीं कर सकते। तो आपको दिक्कत आई है ऐसा पेपर DSSB के पैटर्न को अटेम्प्ट करने में? अ, क्योंकि डीएसएसबी में आपको एक मतलब एक सब्जेक्ट आप ब्लॉक रहता है कि आप एक सब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट कर सकते हो। जैसे एसएससी के पेपर में क्या होता है कि आप शफल कर सकते हो, आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। लेकिन डीएसएसबी आपको ये नहीं देता कि आप अपना सब्जेक्ट शफल कर सको। तो इसमें आपको पार्ट वाइज ही करना था कि अगर पहले मैथ खुलेगा तो आपको मैथ ही करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आप इंग्लिश खुलेगा, वो सबमिट करोगे। जब तक आप सबमिट नहीं करते अपना पहला पार्ट, वो आगे आप जा नहीं सकते। तो मैंने डीएसएसबी के इससे पहले भी एग्ज़ाम दे रखे थे,
क्योंकि उस टाइम मैं अपना डिप्लोमा कर ही रहा था, साथ-साथ में मैं अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो मैं और भी पेपर वगैरह दे रहा था। तो मैंने एलडीसी वगैरह के पेपर दिए थे, तो मुझे इसका पैटर्न का अंदाज़ा था कि डीएसएसबी में ऐसे पार्ट लॉक रहता है कि आप कर नहीं सकते। तो मुझे इस बात का आइडिया था, तो मैंने अपने जब भी मैं मॉक वगैरह देता था, तो उसके मॉक के मैं ये लगा के रखता था कि जैसे आपने मेरा मैथ का खुला पहले, तो मैं मैथ ही करूँगा, जब तक वो मैं सबमिट नहीं करूँगा, मैं आगे अपना बढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि इस लॉक पैटर्न पे आपको मॉक मिलती नहीं ज़्यादातर। तो मैंने तो अपना बना रखा था कि अपना जैसे जब तक मैं अपना पूरा एक पार्ट ना कर दूँ, जब तक मैं आगे शिफ्ट नहीं करूँगा, अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करूँगा। तो इस हिसाब से मेरे को थोड़ी आसानी हो गई थी उसको, कि आइडिया हो गया था मेरे को किस हिसाब से करना है। अ, बच्चों मैं आपके साथ इनका स्कोर भी दिखाना चाहूँगी, ठीक है? कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजत के मार्क्स आए हैं 105.03। तो कैटेगरी ऐसी कैटेगरी से है रजत, तो आप देख सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी मेरिट कितनी गई थी उस परीक्षा की? जैसे कि पीआरटी जनरल वाला होता तो उसकी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा स्कोर कर रही है, मतलब तो इसमें कितनी जाए गई कट ऑफ? मैम देखा जाए तो डीएसएसबी का जो स्पेशल एजुकेटर पीआरटी होता है, इसमें कट ऑफ जनरल पीआरटी के मुकाबले में बहुत कम जाती है। इसकी इसमें ज़्यादा जो मेरे मार्क्स थे 105 थे, और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 107 गई थी, और जो एससी कैटेगरी से थे वो शायद 87 कुछ कट ऑफ गई थी। 87 या सॉरी जनरल पहले 75 गई थी, उसके बाद जो नॉर्मल पहला रिज़ल्ट आता है, उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसमें वो कट ऑफ 85 हो गई थी एससी कैटेगरी से। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसमें वो 85 हो गई थी, और जनरल की स्टार्टिंग में वो 98 या 97 गई थी, जो बाद में बढ़ के 107 हो गई थी। तो मतलब कि देखिए इतने मार्क्स लाने भी स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में जहाँ नोट्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा मैं जॉब का नेचर जानना चाहूँगी रजत आपसे कि अब आपको काफ़ी महीने हो गए हैं जॉब करते हुए, तो दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हुए और किस तरीके के चैलेंजेस और कैसा स्कूल में प्रशासनिक माहौल रहता है जिसमें आप काम कर रहे हैं? आप जैसे आप जनरल टीचर होते हैं, जनरल टीचर को तो एक नॉर्मल क्लास दे दी जाती है। आप आपके क्लास में 30 40 50 जितने भी बच्चे होते हैं, लेकिन हमारा काम अलग रहता है। हमारे को जो हमारे बच्चे दिए जाते हैं, एक पीआरटी लेवल पे जो टीचर होता है उसको 10 बच्चे का वो दिया है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ है, एक टीचर 10 बच्चे तक ले सकता है, और जो टीजीटी लेवल पे होता है उनको 15 की होती है। तो हमारे पास लगभग 10 बच्चे हम रख सकते हैं एक पीआरटी टीचर पे। उनके बच्चों के साथ काम करना होता है आपको, और उसका एक्सपीरियंस मतलब जनरल टीचर के मुकाबले में आप बहुत अलग होता है उसका। आपको बच्चों के साथ काम करना होता है। सबसे पहले तो आप स्कूल में जाओगे, आपको पता चलेगा कि आपको स्कूल में टीचर्स को इस बात का ज़्यादा पता नहीं है, कि क्योंकि मैं अपने स्कूल में पहला स्पेशल एजुकेटर गया हूँ। इससे पहले उनका पे स्पेशल एजुकेटर कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे डिसेबिलिटी के तौर पे देखा जाए तो उनको आइडिया नहीं था किसी को कि स्कूल में स्पेशल बच्चे भी हैं हमारे। मैं गया तो मैंने वहाँ पे थोड़ा असेसमेंट वगैरह करा बच्चों का। उनका देखा कि क्लास में जाके उनकी एक-एक क्लास में गया, उनके थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिताया, तो धीरे-धीरे आपको बच्चों की डिसेबिलिटी का है, क्या कुछ किसी में कुछ दिक्कत है आपको पता चलता है। उसी के साथ फिर आप उन बच्चों का अपना आईईपी बनाते हो, आईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आप बच्चों का बनाते हो। उनके प्रशस्त एक चेकलिस्ट आती है जिनके साथ जिसके थ्रू हमें काम करना पड़ता है। आप प्रशस्त चेकलिस्ट बनाते हो, उन बच्चों की आईपी बनाते हो और उन बच्चों के साथ काम करना लगते हो। उनके पेरेंट्स के साथ आपको उनका लेना पड़ता है, पेरेंट्स को आपको उनके साथ पेरेंट्स के साथ बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि इन स्पेशल एजुकेशन में कई दिक्कत ये भी आती है कि पेरेंट्स मानते नहीं है कि उनके बच्चे के साथ कुछ दिक्कत है या हो सकती है। ये दिक्कत काफ़ी बड़ी रहती है, क्योंकि पेरेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही गलत हो। तो आपको पेरेंट्स को आराम से समझाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आपके साथ आपके बच्चे में कुछ है, कुछ दिक्कत है, वो थोड़ा-सा स्पेशल है तो है। वो आप कुछ उसके साथ काम करें बच्चे के साथ स्कूल वाइज़ आपको वहाँ से फंड वगैरह आता है, आपका रिसोर्स रूम होगा स्कूल में एक। रिसोर्स रूम में आपको स्पेशल क्लास दी जाएगी, आपको बच्चे के साथ वहाँ पे काम करना है। उनके गोल्स, उनके प्लान्स बनाने हैं और उसी हिसाब से उनके साथ काम करना है। तो बहुत सही और वास्तविकता स्थिति जो है हमें रजत ने बताई। रजत एक और आपने जैसे साझा की बात कि आपका सिलेक्शन दादर नगर हवेली में पीआरटी पोस्ट पे भी हो गया था, और मूल रूप से आपका कारण क्या रहा फिर आपने जो दिल्ली में ज्वाइनिंग की आप दादर नगर हवेली नहीं गए? मैम क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और दादरा नगर की मेरी जॉइनिंग पहले ही पहले आ गई थी, वहाँ पे मेरी जॉइनिंग नवंबर में आ गई थी। ये पेपर मैंने 2020 में दिया था दादर नगर का, जिसकी जॉइनिंग 2022 में आई थी मेरी। जनवरी 2020 में ये वैकेंसी निकली थी। 93 या 97 या 93 वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 66 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे बात ये हो गई थी कि उनको इंग्लिश मीडियम से चाहिए थे, और वहाँ पे जो ज़्यादातर बच्चे आए थे
वो कोई हिंदी मीडियम से था, इनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई थी, या फिर अलग अलग मीडियम, उड़िया मीडियम या असामीज़ मीडियम, इस मीडियम से थे। तो कुल मिलाकर 66 बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, जिनकी फाइनल लिस्ट में नाम आया था। पर क्योंकि मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ और मेरा घर भी यहीं है स्कूल के पास ही, जहाँ मेरा स्कूल दिल्ली में ही, तो मेरे को ज़्यादा सही लगा कि मैं दिल्ली में ही काम करूँ और अपने घर के वालों के साथ ही रहूँ। बहुत सही। तो दिल्ली में आपको स्कूल आपका जैसा आपने बताया बिल्कुल पास है, तो बहुत बढ़िया है। ये तो देखिए आपका समय बचता है। अब आगे के मतलब स्पेशल एजुकेशन में डीएड का डिप्लोमा करके पीआरटी लग जाते हैं। आगे क्या क्या सारी उम्र वही पीआरटी ही रहेंगे? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आपको जैसे ही आप लगते हो, उसके बाद अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड जनरल कर लेते हो, तो आप टीजीटी जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 5 साल का क्राइटेरिया होता है कि आप 5 साल बाद प्रमोशन ले सकते हो और आप डीओई में जा सकते हो एमसीडी से। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन आप जो कह रहे हैं वो आपका चलता है। अच्छा, अभी हाल ही में टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की भर्ती निकली हुई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पढ़ के चले जाएं कि उनका भी आपकी तरह सिलेक्शन हो जाए और वो भी सरकारी कर्मचारी बन जाए? डीओई में पिछली बार भी वैकेंसी निकली थी, जिसमें जितनी वैकेंसी निकली थी वो भी नहीं भर पाई थी। उसकी कट ऑफ भी बिल्कुल मिनिमम गई थी, जैसे कि आपको पता है 60 70 80 मेरे ख्याल में कुछ रहती है कट ऑफ। तो जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो भी पिछली बार गई थी और तब भी वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी। उसका कारण ये था कि पिछली बार टीजीटी लेवल पे जो सब्जेक्ट कंसर्न आया था वो बहुत ही मुश्किल आ गया था, तो उसका बच्चे कर नहीं पाए थे। तो मेरी सबसे पहली तो यही होगी एडवाइस कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर देखिए, आपको जितना भी कंटेंट, आपको मुझे पता है कंटेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है इसमें स्पेशल एजुकेशन में, तो आप जनरल थोड़ा पार्ट पढ़े, बिल्कुल पढ़े, जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं, थिंकर्स हैं, वो सारी पढ़ के जाएँ। उसके अलावा आप गूगल की सहायता ज़रूर लें। गूगल पे आपको सारी डिसेबिलिटीज़ का कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मैटर मिलेगा। और एमपी भोज यूनिवर्सिटी है एक, एमपी भोज यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा स्पेशल एजुकेशन से, क्योंकि वो बीएड स्पेशल करवाता है डिस्टेंस से। तो वहाँ पे आपको जनरल आपको वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप वो ज़रूर देख सकते हैं एक बार। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने आपके साथ रिसोर्सेज साझा किए हैं, संसाधन, कि आप ये स्टडी मटेरियल पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। एक चीज़ मैं एक्चुअली मेरे पास भी एमएड में स्पेशल एजुकेशन सब्जेक्ट रहा था, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसमें जो पार्ट रहता है पार्ट बी में साइकोलॉजी प्लस स्पेशल एजुकेशन, देखिए मनोविज्ञान तो आता ही होगा क्योंकि उसमें भी हम एक यूनिट पढ़ते हैं इंक्लूसिवनेस की, मतलब साइकोलॉजी आती है, मैं ये बोलना चाहती हूँ, या सिर्फ स्पेशल की ही डिसेबिलिटीज़ और उनकी आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन उसी की बात होती है? नहीं मैम, इसमें आपका जनरल पार्ट भी आएगा। जनरल इन द सेंस कि आप जो आपका पीआरटी, जनरल पीआरटी में जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो तो आता ही है, आपका स्पेशल एजुकेशन दोनों मिक्स आते हैं। मतलब कोई वो कंफर्म नहीं है कि फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपका 50 क्वेश्चन जनरल से आएंगे, आपकी जनरल साइकोलॉजी से आएंगे या फिर स्पेशल से 50 आएंगे, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। लगभग ये लगा लो आप कि 40% आपका जनरल पार्ट से रह सकता है और 60% आपका स्पेशल पार्ट से रह सकता है। रजत, जैसे आपने बताया कि आपने पार्ट ए के लिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो आप पार्ट ए आपका वहाँ से ही तैयार हुआ था। तो अब मेरा सवाल ये है कि पार्ट ए और बी ये दोनों आपने बता दिया, अब जैसे कि कर लेते हैं, आप लग चुके हैं, तो अब अगर कोई इसी में आगे फ्यूचर करना चाहे, क्योंकि बहुत लोगों को ये समस्या आती है कि हमने डीएड स्पेशल एजुकेशन कर लिया, हम पीआरटी लग गए, तो इन सर्विस बीएड भी क्या इसमें होती है इस फील्ड में? हाँ मैम, आप जैसे आप पीआरटी आप ज्वाइन कर लिया, तो आप अब बीएड करना चाहोगे कि आप टीजीटी पीजीटी जा सको, तो टीजीटी पीजीटी जाने के लिए आपको इन सर्विस बीएड करनी पड़ेगी, जो कि आप कर सकते हो। अगर आपको स्पेशल में करना चाहो, आप स्पेशल में भी कर सकते हो। स्पेशल में आपको यूनिवर्सिटीज़ है कई सारी, आप आरसीआई की वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस में मिल जाएंगे, रेगुलर और इरेगुलर, मतलब नॉन वैसे वाले डिस्टेंस से। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो बीएड। अगर आप जनरल में करना चाहो, जनरल में भी कर सकते हो। जनरल में करने के लिए आपको जामिया या फिर इग्नू का जो एंट्रेंस लगता है वो देना पड़ेगा, और बीएड स्पेशल में करने के लिए आप एमपी भोज यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो स्पेशल में बीएड करवाती है डिस्टेंस से। और आप आरसीआई की वेबसाइट एक बार खोलेंगे तो आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंस्टीट्यूशंस में आपको डिस्टेंस मोड के इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट है, आप उनमें से देखिए कि आपके आसपास कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है, आप वहाँ जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं इसमें। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि रजत से पहचान आज की नहीं है, जब पढ़ाना ऑनलाइन स्टार्ट किया था, सर्बिया से क्लास लेते थे, तब से रजत से संपर्क में है कि ये, तो रजत ही बताएंगे। ठीक है रजत।
जब से मैम ने पढ़ाना चालू करा था, या मैम ने भी नहीं सर, जब मैम ने पढ़ाना चालू नहीं करा था, सर पढ़ाते थे, संजीव सर पढ़ाते थे पढ़ाई की बात पर। तो जब से मैंने चैनल देखना चालू करा था पढ़ाई की बात, सर सर्बिया में थे, तो मैंने बताया जैसे कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, और कहीं ना कहीं मेरा भी एमईए में जाने का मेरा सपना था, तो सर एमईए में ही थे। तो इस तरीके से मैंने सर को देखा, तो सर भी थोड़ा वहाँ पे थे, तो मैं एक तरह से अपने आप को मोटिवेट करता था सर की वीडियोस देख के कि हाँ मेरे को भी जाना है। फिर पता चला कि सर की वाइफ जो है मन्नू मैडम, ये डीओई में ही लगी रही हैं अपने आप पीआरटी। तो फिर ये तो ऐसा लगा कि मतलब दोनों ही मेरे वो हो गए कि मैडम जहाँ मैं अभी वर्किंग हूँ मैम मैम वहाँ मिल गई, और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ संजीव सर वहाँ मिल गए। तो इस तरीके से मेरी मैम से बातचीत हुई, और जब मैम ने पढ़ाना चालू करा था तब मैंने मैम से वगैरह बातचीत मेरी मैम से हुई चैट के थ्रू, यूट्यूब चैट पे। तो जब से मेरी मैम से मतलब बातचीत है। तो देखिए बच्चे की मेहनत रहती है, रजत ने खुद से ये रिसोर्सेज के देखे पढ़े। हम तो सिर्फ एक ओरिएंट कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें और कर जाइए, बाकी सोल क्रेडिट किसी की भी सफलता का वो स्टूडेंट की खुद की मेहनत, माँ बाप की मेहनत, और भी बहुत सारे टीचर्स की एक क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है, तब जाकर एक सरकारी नौकरी लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला और अपने अनुभव साझा किए इस फील्ड को लेकर। सच्ची में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो आपकी ये जो हेल्प है ये बहुत दूर तक जाएगी। धन्यवाद। मैं भी ये बस फाइनल वर्ड्स ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अच्छे से तैयारी करें, लगिए, हम मिलेंगे डिपार्टमेंट में, आइए डिपार्टमेंट में ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा डिपार्टमेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। टाटा, गुड बाय।